हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, बिहार एससीईआरटी की जो साइंस चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 5th, 6th और 7th। तो देखिए, हमारा जो अध्याय 5 है वो है पृथक्करण। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, पृथक्करण का मेन रोल यहाँ पे ये है कि जैसे कुछ पदार्थ जो हमारे लिए लाभदायक हैं उसमें से हानिकारक पदार्थों को अलग करना, यही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। अब वो आप चाहे द्रव में से हानिकारक पदार्थों को अलग कर रहे हैं या फिर जो है ठोस में से कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, ठोस पदार्थों से ठोस पदार्थों को अलग करना। इसके लिए कुछ विधियां हैं, चुनना, चालना या फिर ओसाना। ये कुछ विधियां यहाँ पे दी गई हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जब फसल की कृषि के समय में फसल की जब कटाई होती है, अन्न की प्राप्ति होती है, तो उसमें उस बीच में ये कुछ जो प्रोसेस है वो अपनाई जाती हैं ताकि अन्न के अलावा जो चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं उनको हटाया जा सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहली है दौनी, जिसे बोलते हैं थ्रेशिंग। इसमें क्या होता है, जब धान और गेहूं की फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और उसकी जब कटाई होती है तो उसमें क्या होता है, सूखी फसल की डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीनों से दौनी या फिर थ्रेशिंग की जाती है। होता क्या है कि जब फसल पूरी तरीके से पक जाती है, ठीक है, तो अभी जो गेहूं या धान के जो दाने हैं वो तो अभी अपनी जो कवरिंग है उसी में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इनको अलग अगर करना है तो हमें कुछ प्रोसेस होंगी जो अभी करंट की प्रोसेस है, यानी कि नई जो टेक्निक आई है, ठीक है, उनकी प्रोसेस में मशीन से अब ये थ्रेशिंग की जो प्रोसेस है वो होने लग गई है। ठीक है, मशीनों से होने लगी। लेकिन जो पहले जो पुराने तरीके जो प्रचलित थे उसमें जो फसल थी या अन्न जो होता था उसको अनाज या अन्न को फसलों से कैसे अलग किया जाता था। तो देखिए, बैल, यहाँ पे देखिएगा जो पुराने तरीके हैं, फसल की डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज को अलग किया जाता था, या फिर कुछ डंठलों को मुट्ठी या कंडी बांध करके पटका या डंडे की सहायता से पीटा जाता था और उससे अनाज को अलग किया जाता था। ठीक, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरी प्रोसेस है ओसाई। ये क्या होता है? ओसाई भारी पदार्थों के साथ मिले हल्के पदार्थों को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा कि धान की जो है फसल होती है, इसमें क्या होता है कि मतलब थ्रेशिंग वाली प्रोसेस के बाद भी कुछ धान हो चाहे गेहूं हो, दोनों में ही कुछ भूसा मौजूद होता है। भूसा जो मेन अनाज है उससे हल्का होता है, तो उसे अलग करने के लिए ओसाना वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें मेनली बहुत ऊंचाई से जो अनाज है उसको गिराया जाता है ताकि जो हल्की गंदगियाँ हैं वो दूर जा करके उड़े और मेन जो अनाज है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाए। ठीक, तीसरी प्रोसेस है चालना एवं चुनना। ये हाथ से होगी। इस प्रकार आप फसल से अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना एवं हाथ से चुनकर अलग करने की विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे गेहूं और सरसों को चाल कर अलग करते हैं। मतलब कहने का है, जैसे गेहूं या धान की जब दौनी और थ्रेशिंग और ओसाई जब हो जाती है तो उसमें प्रेजेंट जो मिट्टी, कंकड़ या डंडी या भूसा वगैरह जो होता है, इसको हम चालन या फिर चुनने वाली जो विधि है इससे अलग कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो बालू से नमक अलग करना, चूँकि आपने देखा होगा कि बालू भी बहुत महीन होता है, नमक तो बहुत ही महीन होता है। अब बालू से नमक को अलग करना बहुत मुश्किल है। बड़े जो चीज़ें होती हैं, बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है, उनको तो चुन करके आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन इनको करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके लिए प्रोसेस क्या है, अब जल में घोलने वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पे की जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नमक है वो पानी में घुल जाता है, तो इस वजह से नमक जो है वो घुलनशील है और बालू अघुलनशील है। इसलिए क्या किया जाता है, घुलनशील पदार्थ को अघुलनशील पदार्थ से छान कर अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब है, नमक को पानी में घोल दिया, अब वो तो पानी में मिल गया, तो बालू जो है वो तो घुली नहीं है, तो उसको छान करके हमने अलग कर लिया, तो हमें नमक वाला पानी मिल गया। अब हमें नमक भी सेम पाउडर के फॉर्म में अगर चाहिए तो हम ये जानते हैं कि अगर हम उसे गर्म करेंगे तो जल जो है वो वाष्प के फॉर्म में उड़ जाएगा, भाप बन कर उड़ जाएगा, बचेगा क्या, नमक। तो इससे हमें नमक की भी प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे कुछ और भी प्रोसेस की दी गई हैं जिसमें हम जो जल होता है उसको उसको फ्रेश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे जल में अघुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं एवं जल से भारी जो कण होते हैं वो पेंदे में जमा हो जाते हैं। तो पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की जो क्रिया होती है इसको पहले क्या बोलते हैं, थिराना। जब पानी पूरी तरीके से थिर जाता है या उसकी गंदगी जो है वो थिर जाती है, ठीक है, तो थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जल को अलग करके, या जल भी हो सकता है, कोई अन्य पदार्थ भी हो सकता है, उसे अलग करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है निथारना। इसके बाद भी अगर ग्लास में जो गया पानी है वो अभी भी अशुद्ध दिख रहा है या कुछ गंदगी इसमें दिखाई दे रही है, तब हम इसे फिल्टर पेपर से छान लेंगे। फिल्टर पेपर आप यहाँ देख सकते हैं, इसको एक कीप में रख करके इसमें थोड़ा सा कंकड़ भी डाल दिए गए ताकि जो पानी में और भी जो गंदगी है वो भी इसमें छन जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमें फ्रेश जो वाटर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि समुद्र से जल में
मतलब समुद्र का जो जल है उसमें लवण जो होते हैं, सॉल्ट जो होती है उसकी बहुत अधिक मात्रा उसमें घुली रहती है। इन्हीं लवणों में ही साधारण नमक जो होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, वो भी इन्हीं सॉल्ट में से पाया जाता है। और जिस नमक का प्रयोग हम करते हैं वो क्या होता है, साधारण नमक ही होता है। तो अब उसको भी समुद्र के जल के पानी को किसी गड्ढे में इकट्ठा करके फिर उसके बाद जो है वो, आप जानते हैं नमक से मतलब नमक को जो है, नमक हो या सॉल्ट हो, उसको पानी से कैसे अलग किया जा सकता है, वाष्पन विधि के द्वारा। ठीक, तो वाष्पन विधि के द्वारा जल जब उड़ जाएगा तो ये जो नमक है वही बच जाता है। फिर उसके बाद अब वो जो सॉलिड फॉर्म में जो नमक मिला है उसको, या फिर लवण जो है उनका शोधन करके साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, इसके अलावा देखिए पदार्थों की द्रवीय मिश्रण के जो अवयव हैं इनको पहचानना। अब द्रव के फॉर्म में अगर कोई पदार्थ है तो उसमें कितने मिश्रण मिले हुए हैं, इसको अगर हमें पहचानना है कि कितने मिश्रण मिले हुए हैं, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम बहुत आसानी से जो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं जिनमें हम नहीं पता कर पाते कि कितने इसमें पदार्थ मिले होंगे या कितने कलर मिले होंगे, तो हम इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। अब चौक से अगर हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो कैसे, एक क्रोमेटोग्राफी अगर आप कर लेते तो बाकी समझ में आ जाएगी। इसमें आपको इंक की पहचान करनी है कि इंक में कितने कलर मिले होंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है कि चौक में एक लाइन हमने बना दी, थोड़ी सी मतलब उसकी एंड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर उठा करके हमने एक लाइन बना दी चौक में इंक की। इसके बाद उसको पानी की कटोरी में हमने रखा। पानी की कटोरी में चौक का निचला जो सिरा है उसको हमने भिगोया। बस इसमें हमें क्या करना है कि इंक नहीं डूबनी चाहिए पानी में। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही निचला सिरा भीग जाएगा हमें चौक को निकाल लेना है। फिर धीरे धीरे पानी जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि ये जो इंक है वो अलग अलग कलर देती चली जाएगी। तो हम देखेंगे कि चौक में विभिन्न कलर की जो मतलब स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कलर की स्टेप्स हमको मिलेंगी, पट्टियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि इंक जो है वो कितने कलर से मिल करके बनी हुई। वही यहाँ पे छन्ना कागज़ की से भी क्रोमेटोग्राफी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्रोमेटोग्राफी का यहाँ बोला गया है कि एक पदार्थों को अलग करने या अलग मतलब उनको पहचानने की ये एक बेहतरीन विधि है। पौधों से दवाई अलग करना, ये भी हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग करके पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों औषधियों को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, चिरैता आदि ऐसे कई पेड़ पौधे जिनमें दवाइयाँ होती हैं। पहले इनका काढ़ा बनाना है, क्योंकि ये जो अभी तो हमें पता है कि पेड़ पौधे हैं ना, लेकिन इनमें दवाइयाँ प्रेजेंट जो होती हैं वो हमें कैसे करना है, पहले इसका काढ़ा बनाना है, फिर इसके बाद इनकी क्रोमेटोग्राफी करनी है, और फिर उसके बाद क्रोमेटोग्राफी से हम काढ़े में कितने पदार्थ या कौन कौन सी मेडिसिन प्रेजेंट हैं उनकी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उनकी मिलावट की या फूलों के रंग की जांच जो है वो भी हम इस मतलब हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, अध्याय 6 पदार्थ में परिवर्तन। अब पदार्थ में परिवर्तन किस हिसाब से, इस चैप्टर में बहुत कुछ खास नहीं है, इसलिए बस आपको जो रफली यहाँ पे चीज़ें हैं उनको बता दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आएगा उसको आगे डिस्कस कर देंगे। पदार्थ में परिवर्तन यही है कि ये अगर किसी भी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है तो ये जो चेंजेस बदलाव हो रहे हैं, क्या वो वापस से पदार्थ अपनी पुरानी स्थिति में आ सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आ भी सकता है और कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी आ सकता है। इसी आधार पर हम ये बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है वो मतलब साइंटिफिक फॉर्म में उसको क्या टर्म दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया कागज़ है, कागज़ की नाव बना दी या जहाज़ बना दी, वापस से अगर हम इसको जो है मतलब फोल्ड करके हमने बनाई है तो वापस से अगर हम ये कागज़ के फॉर्म में करना चाहें तो कर सकते हैं। उसी तरीके से आटे से हमने रोटी बेली है अभी, ठीक है, तो वापस से हम इसको आटे के फॉर्म में कर सकते हैं। गुब्बारे को हमने फुलाया है तो इसको जब हवा इसकी निकल जाएगी तो वापस ये अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये हमने सारी फिजिकल स्टेट देखी हैं। इन्हीं फिजिकल स्टेट में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, पहले हम फोल्ड करके जहाज़ और नाव बना रहे थे, अब हम उसमें से पेपर में से ही काट लें, पेपर में से काट लेंगे तो हम इसे पुरानी स्थिति में नहीं, इसकी पुरानी जो स्थिति है उसमें वापस नहीं ले जा सकते। उसी तरीके से रोटी जो बेली हुई है उसको अगर हम पका देंगे तो वापस वो अब आटे में कन्वर्ट नहीं होगी। सिमिलरली गुब्बारे को जो हम फुला रहे थे अगर वो फट गया तो वापस वो अपनी पुरानी स्थिति में अब नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि उपयुक्त क्रियाकलाप जो हुए थे इनसे ये बात सामने आई कि अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाया जा सकता है और वापस नहीं भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे ये तालिका इंपॉर्टेंट है जो और इसको क्लियर करेगी। क्या है इसमें, जैसे दूध से दही जमना, ये एक रासायनिक प्रोसेस होती है। यहाँ बताया गया है परिवर्तन, फिर पूर्व स्थिति में इनको लाया जा सकता है और नहीं लाया जा सकता है। तो दूध से दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसको पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म करना, भाई ठंडे से हमने गर्म किया थोड़ी देर के लिए, फिर रख दिया, फिर ठंडा हो गया।
तो इसको कर सकते हैं। दूध से पनीर बनाना, इसे पुरानी पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते हैं। चावल से भात बनाना पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते हैं। कली से फूल खिलना पूर्व स्थिति में वापस अब नहीं आएगा, क्योंकि अब ये फूल जो है वो मुरझा के ख़त्म ही हो जाएगा। गोबर से कंडा बनाना, ठीक है। तो इसके बाद है जमी हुई आइसक्रीम जो है, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम में कन्वर्ट करना, ये तो वापस से आ सकती है ना, फिर से फ्रीजर में डाल दो। कच्ची मिट्टी के गिलास, अगर मिट्टी कच्ची है तो हम इसको जो है रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी से ईंट बना दी, ईंट तभी बनती है जब पका दी जाती है, ठीक है, तो वो वापस से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, इनको फिर से गीला कर लो पानी में डाल करके। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको मतलब यहाँ बताया गया है कि इनको वापस से पुरानी स्थिति में लाया भी जा सकता है और नहीं भी लाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक जो है कुम्हार का बताया गया था कि अगर वो बर्तन बना रहा है तो बर्तन बनाते समय में अगर वो अभी जो है जो उसकी मशीन है वहाँ पे अभी उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो गया तो वापस उसको मिट्टी का ढेर कर देता है, लेकिन बर्तन बनने के बाद अगर उसको पका दिया है तो वापस वो मिट्टी का ढेर नहीं बन सकता पकने के बाद। अब यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाई गई है, जैसे बर्फ़ के टुकड़े को किसी भी बर्तन में रखने पर आकार नहीं बदलता है बर्फ़ का, क्योंकि वो ठोस अवस्था में है, ठीक है। बर्फ़ एवं जल दोनों ही पदार्थ हैं। बर्फ़ की इस अवस्था को हम पदार्थ की ठोस अवस्था बोलते हैं, और जबकि जो जल है वो क्या है, द्रव अवस्था है, क्योंकि ये अपना आकार परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। द्रव अवस्था है इसलिए क्योंकि वह परिस्थिति के अनुसार अपना आकार जो है वो बदल रहा है। इसी तरीके से अब ये जो जल है, जब वो भाप की अगर बात करें, भाप यानी जलवाष्प, उसकी आकृति को देखने पर हम देखेंगे कि उसका भी अनिश्चित आकार है। अब बॉटल में रखो तो बॉटल में, और अगर जो है कमरे में छोड़ दो तो कमरे का शेप ले लेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये देखा, और यही क्या है, पदार्थ की गैसीय अवस्था है। पदार्थ की 3 तरीके की हमने यहाँ पे अवस्थाएं देखी, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन की यहाँ पे बात हो रही है, चैप्टर परिवर्तन है तो वही यहाँ पे देखेंगे। ठोस, द्रव, अगर गैस की बात करें तो ठोस की फॉर्म में क्या थी, बर्फ़ थी, जो कि जब उसको ऊष्मा दी गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, द्रव यानी जल में कन्वर्ट हो गई। वापस से फिर से ऊष्मा दी गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में, यानी कि भाप बन गई जलवाष्प की फॉर्म में। तो एक तो ये प्रोसेस हो गई कि तीनों स्थितियाँ यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस दिखा दी गई, ठीक है। तो यानी कहने का है बर्फ़ का पिघलना, जल का वाष्पन एवं संघनन, ये दोनों जो प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, इन्हीं को ही आगे दिखाया गया है कि ये जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, ये एक क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे अभी वो जलवाष्प बनी थी ना, तो यही जो जलवाष्प है इसको जब हम ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जल में। फिर इस जल को और ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बर्फ़ यानी बर्फ़ का जल में कन्वर्ट होना, जल का जलवाष्प में, ये वापस से जलवाष्प जल में और जल बर्फ़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस तरीके की प्रोसेस जिसमें परिवर्तन पुनः हो सकता है, या यूँ कहें कि अपनी प्रीवियस स्थिति में वापस आ सकती हैं, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में भी कुछ ऐसे परिवर्तन अभी हम लोग ने ऊपर देखे थे कि वो अब पुरानी स्थिति में ना चाहते हुए भी नहीं आ सकती हैं, ठीक। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कुछ ऐसे यहाँ पे दिखाया गया, अभी हम लोग ने ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं देखी थी कि वो ठोस है, ठोस से पहले वो द्रव में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही वो गैस में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो द्रव में कन्वर्ट हो, ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वही यहाँ पे दी गई है। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है। कपूर की ठोस अवस्था कपूर की गैसीय अवस्था में डायरेक्ट चेंज होती है, और ये जो गैसीय अवस्था है वो वापस से ठोस अवस्था में चेंज हो जाती है। ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे ये जो कपूर के साथ हो रहा है वही नौसादर के साथ भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ठोस अवस्था से, जो कि ठोस अवस्था से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में चेंज होते हैं। तो कौन कौन है, कपूर और नौसादर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, आपने क्रियाकलापों से यह अवलोकन किया कि कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में बदलता है, तो कोई ठोस से सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, जैसे कपूर वगैरह, ठीक है। लेकिन अंडे को उबालने पर उसके अंदर का जो द्रव पदार्थ है वो ठोस में बदल जाता है, क्योंकि पदार्थ की इस अवस्था में आने पर पहले की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अभी हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे पदार्थ थे जो अगर अपनी अवस्था में परिवर्तन हो जाए उनके, तो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकते, पूर्व अवस्था में वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकते। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे अंडे का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो परिवर्तन जो दिखाया गया है ये विशिष्ट गुण एवं प्रकृति के अनुसार ही होता है। अलग अलग स्थिति में अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी परिवर्तन पदार्थ की अवस्था, आकार, रंग और अन्य गुणों का हो सकता है। यानी चेंजेस किस में देखने को मिल सकते हैं,
ठीक है, अवस्था में, आकार में, रंग में और अन्य गुणों में। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये है आपका चैप्टर 7 अध्याय 7 पेड़ पौधे की दुनिया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं इसके भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बताया गया है जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं, मतलब हाइट कम होगी और तना कैसा होगा, हरा और कोमल होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शाक बोलते हैं। यहाँ पे शाक का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकली होती हैं और जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठी होता है, यानी इसमें लकड़ी होती है, उनको हम झाड़ी बोलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है। जिन पौधों का तना सख्त, भूरी छाल वाला और मोटा होता है, जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। यहाँ पे शाक, झाड़ी और वृक्ष में डिफरेंस हो गया। ठीक है, मतलब डिफरेंस क्या, यहाँ पे इसका हम लोग ने मीनिंग समझ ली कि शाक किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी में ही मतलब अगर आप इसके एग्जाम्पल देना चाहें तो आप एग्जाम्पल इसका ढूंढ सकते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ये तने पर पत्तियों की जमावट, जिसे हम क्या बोलते हैं, विन्यास। ठीक है, पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती हैं। पहले क्या है, किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहेंगे। दूसरा दिया, किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी के एक दूसरे से विपरीत, मतलब ऐसे है तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में रहती हैं। ऐसी जमावट को हम जोड़ीदार जमावट कहते हैं। ऐसे ऐसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकली रहती हैं, इनको हम गुच्छेदार जमावट कहते हैं। पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को हम क्या बोलते हैं, पत्तियों का विन्यास बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों का विन्यास क्या कहलाता है, पेड़ पौधों पर तने, पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने का जो क्रम होता है उसी को ही हम विन्यास बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब जड़ों की अगर बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। जिस जड़ के में एक मुख्य जड़ होती है जिनमें से कई सहायक जड़ें निकली होती हैं, उसे हम मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक, टैप रूट। जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकली होती हैं, उनको झकड़ा या रेशेदार या फिर एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके की जो है जड़ें हो गई। अब यहाँ पे जो जड़ है और तना है उनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जड़ के अगर कार्य देखिए तो जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रखने में मदद करती हैं। यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। जड़ें मिट्टी को बांधती तथा मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल गाजर, मूली। तना, तना पौधे की आकृति, तना क्या होता है, पौधे को आकृति प्रदान करता है। जैसे मनुष्यों में जो स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी बोन्स जो होती है वो शेप प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से तना। यह जल, खनिज, लवण भोजन की संवहन का मार्ग होता है, यानी कि ये पहुंचाने का काम करता है तना। कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन का संग्रहण भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। ठीक है, तो आलू जो होता है ये क्या है, जिसमें भोजन जो है वो संग्रहण के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए तने का जो संवहन की जो प्रोसेस है उसका ये क्रियाकलाप दिया गया है, बस मैं इसको ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ। इसमें सिंपली क्या किया है, एक पौधा है जिसकी रूट को काट करके, तने को तिरछा काट करके एक ऐसे जल में रख दिया गया जिसका रेड कलर का, मतलब रेड कलर के वाटर में इसको रख दिया गया। कुछ देर के बाद या कुछ समय तक इसको रखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो तना है उसमें भी रेड कलर की लाइंस या जो पत्तियां हैं उनमें भी कुछ स्पॉट्स देखने को मिलने लग जाते हैं। तो ये क्या चीज़ हमें बताती है, ये यहाँ पे ये बताती है, यहाँ हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का क्या कर रहा है, संवहन कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन, जैसे लाल स्याही ऊपर की तरफ चढ़ गई उसी तरीके से जल में विलीन खनिज लवण भी जल के साथ ऊपर की ओर जाते हैं। ये यहाँ पे जो क्रियाकलाप है वो यही बता रहा है। अब इसके बाद है पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। ये जो आपने यहाँ पे रेखे मतलब रेखित जो संरचना यहाँ पे दिखाई जा रही है वो क्या है, इसी को हम बोलते हैं शिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है कि आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो मोटी शिरा है इसको हम मध्य शिरा बोलते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को ही हम क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास बोलते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों जाल जैसा, मतलब
मध्य शिरा जो है इसकी दोनों तरफ जाल जैसा हो, तो इस शिरा विन्यास को हम क्या बोलेंगे, जालिका शिरा विन्यास कहेंगे। कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनमें ये शिराएं एक दूसरे की समांतर होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे की समांतर है, ऐसी शिरा विन्यास को हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए शिरा विन्यास दो तरीके का यहाँ पे देखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक प्लांट दिखाया जा रहा है जिसकी एक ऐसी जो शाख है जिसमें पत्तियां लगी हुई हैं, उसमें एक पॉलीथीन लगा दी गई, ठीक है, सन के नीचे मतलब दिखाया गया है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलीथीन के अंदर ड्रॉप्स, जल की, जलवाष्प की बूंदें दिखाई दे रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, तो यहाँ पे देखिए जल की ये बूंदें, ये जो जल की बूंदें दिख रही हैं इसमें, ठीक है, ये बूंदें पत्ती के जलवाष्प के रूप में, ये जो बूंदें हैं वो क्या बता रही हैं, पत्ती से जो जलवाष्प है वो जलवाष्प के रूप में निकल रही है। मतलब जल जो है वो वाष्प के फॉर्म में पत्ती से होकर के जो है वो वातावरण में जाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोसेस को ये जो है प्लांट को करके दिखाया जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये जो गतिविधि है वो यही बताती है। इसके बाद आते हैं हम लोग बीज पर, ठीक है। अब बीज यहाँ पे अरहर है, मसूर है, मक्का, धान, सबका मतलब किसी का भी बीज ले लें, बीज की यहाँ पे हमें मिली पहचान करें। हमें क्या करना है, अगर बीज की पहचान करनी है तो उसमें हमें पहले इसको भिगो करके रख दें, ठीक। फिर भिगो के रखने के बाद जब वो फूल जाएगा, उसका छिलका हट जाएगा, उसके बाद ही हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो बीज असल में है कैसा। तो अगर जैसे मक्का ले लें, ठीक है, मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है। मक्का आप लें या चाहे आप गेहूँ लें या फिर चावल लें, ये सब अगर भीगने के बाद भी आप देखेंगे तो बीच में से ये दो टुकड़े में नहीं बंटता। बीज पत्र का मतलब होता है कि जो बीच में से दो टुकड़े में बढ़ जाए। तो मक्का हो, चावल हो, गेहूँ हो, ये इसमें एक ही बीज पत्र होता है, इस वजह से इनको एक बीज पत्री कहते हैं। सेम के जो बीज होते हैं, सेम है, चना है, उड़द की दाल है, जितनी मोस्टली दालें होती हैं, इनके दो भाग, भीगने के बाद दो भाग हो जाते हैं। तो ये दोनों गूदेदार भाग इसके बीज पत्र कहलाते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या होते हैं, जब दो पार्ट में बीज जो है वो टूटे जा रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे द्विबीजपत्री होते हैं। तो मोस्टली आपको जो दालें हैं उनमें दो बीज पत्र देखने को मिलेंगे, और जो ये अनाज है जैसे मक्का है, चावल है, गेहूँ है, मतलब धान और गेहूँ है, ये सब एक बीजपत्री होते हैं। अब यहाँ पे ये जो तालिका दी गई है, इस आधार पर हम कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया पौधे का नाम दिया गया, मूसला जड़ या झकड़ा जड़ बताई गई है, पत्ती का विन्यास दिया गया है, बीज पत्रों की संख्या दी गई है। बोला गया है जो आम है, ठीक है, आम एक पेड़ है जिसकी जड़ कैसी है, मूसला है। तो मूसला जड़ अगर है तो पत्ती का विन्यास यहाँ पे जालीदार दिया गया और बीज पत्रों की संख्या 2 है। तो ये तो यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्म कर लेनी है। देखिए, इस तालिका को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लें। एक मिनट, देखिए लास्ट की ये लाइन है, ठीक है। करीम ने कहा जिन पत्तियों में समांतर विन्यास होता है, ठीक है, समांतर विन्यास भी हम लोगों ने ऊपर देखा था। जिन पत्तियों में समांतर विन्यास होता है उसकी जड़ कैसी होती है, रेशेदार होगी, और बीज में एक बीज पत्र होगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जिन पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास है उसकी जड़ कैसी होगी, रेशेदार, एडवेंटिशियस होगी, और उसमें बीज पत्र कैसा होगा, एक बीज पत्र होगा। और जिसका कैसा होगा, एक समांतर शिरा विन्यास हो गया, ठीक है। और एक शिरा विन्यास कैसा होता है, जालिकावत शिरा विन्यास। एक मिनट, जालिका, ठीक है, जालिकावत जो शिरा विन्यास होता है उसमें जब इसमें समांतर वाले में रेशेदार जड़ है, ठीक है, और एक बीज पत्र है, तो जालिका वाले में कैसी जड़ होगी, मूसला जड़ होगी जालिका वाले में, ठीक, मूसला। और बीज पत्र कैसा होगा, 2 बीज पत्र होगा, द्विबीजपत्री। इसका मतलब ये है कि अब ये जो ऊपर वाली जो तालिका है इसमें हमें सिर्फ क्या पता करना है, अगर हमें ये पता चल जाए पौधे का नाम, जो भी पौधा रखना है, और पत्ती का शिरा विन्यास पता चल जाए, तब हम उसकी जड़ का प्रकार और बीज पत्रों की संख्या हम बता सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाली जो लाइन में बताया गया था। इस आधार पे आप इस सारणी को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी पौधा मिल जाए, सिर्फ उसका हमें क्या देखना है, पत्ती देखनी, क्योंकि पत्ती ऊपर ही रहती है। उसको उठा करके आप देख लीजिए कि जालिका वाला शिरा विन्यास है कि जो है समांतर शिरा विन्यास है। तो अगर जालिकावत शिरा विन्यास है तो जो जड़ होगी वो मूसला जड़ हो जाएगी और द्विबीजपत्री होगा, और अगर समांतर शिरा विन्यास है तो रेशेदार जड़ होगी और एक बीजपत्र होगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया है
ये दिखाया गया है कि ये जो बीज है, अगर हम बीज को भिगो करके रख दें तो कुछ समय बाद हमें उसमें से क्या दिखने लग जाएगा, सफ़ेद कलर की जो है आकृति निकलने लग जाएगी, जिसको हम अंकुर बोलते हैं। और उसके बाद उसको थोड़े दिन तक अगर और भी नम चीज़ में करके रखे रहें तो हम 1 सप्ताह बाद देखेंगे कि वो पौधा थोड़े से छोटे पौधे के फॉर्म में वो निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसको वास्तव में चना या फिर मक्के का शिशु पौधा बोला जाता है। अब इसकी आप देखभाल करके इसको मतलब और थोड़ा बड़ा या एक नए पौधे के फॉर्म में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखिए बीज का बीज पत्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। बीज का जो बीज पत्र होता है वह शिशु पौधे को पोषित करता है। जब तक ये शिशु पौधा बड़ा हो रहा है और बीज पत्र से जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है, शिशु पौधे को पोषित करता है। शिशु पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्व कहाँ होते हैं, बीज पत्र में मौजूद होते हैं। ठीक, तो शिरा विन्यास जो था, इसकी मदद से हमने ये पता कर लिया कि जो जड़ है वो कैसी है और बीज पत्र उसमें कैसा होगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो उसे आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।